शनाया, जल्दी कर लो, मुझे भी नहाना है। वह तकरीबन पिछले 20 मिनट से इंतज़ार करने के बाद अब तंग आकर वॉशरूम के दरवाजे के पास जाता इसका हैंडल पकड़कर घुमा गया था। जैसे ही बाहर से इसने हैंडल घुमाया वैसे ही शनाया ने अंदर से हैंडल घुमाया था, जिसकी वजह से हैंडल का रुख एक जानिब होता दरवाज़ा खुलने के बजाय वहीं अटक गया था। हैंडल ना घुमाओ। जब शनाया ने अचानक से दरवाजे पर हाथ का जोर डालते इसे खोलना चाहा, इसी दौरान वो भूल गई थी कि दरवाज़ा अंदर को खुलता है। दूसरी जानिब हलाज ने दोबारा से हैंडल घुमाया तो शनाया जो दरवाजे पर जोर डाल रही थी, अचानक से दरवाज़ा खुलने की सूरत में वो एकदम से आगे की जानिब होती दरवाज़ा खुलते ही सीधा बालाज के ऊपर आ गिरी। इसके अचानक से इसकी जानिब बढ़ने पर बालाज अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका, जिसकी वजह से वो इसके साथ ही ज़मीन बोस हुआ था। शनाया इसके ऊपर थी, बालाज शाह नीचे था। वो जब भी नहाने जाती थी हमेशा बालाज शाह के बाद गाउन में मलबूस होती थी, फिर कमरे में आकर कपड़े बदलती थी। अभी वो बालाज के बहुत गाउन में मलबूस थी। इनके गिरते ही इनकी नज़रें मिली और कुछ पल के लिए ठहर गई। शनाया का वजूद, इसका चेहरा, इसके बाल भीगे हुए थे। एकदम से इसे गिरने की वजह से इसके टॉवल में मुकीद बाल अब खुल चुके थे। कुछ तो पुश्त पर थे और कुछ इसके चेहरे का अहाता किए थे। वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? बालाज ने इसके चे बालाज ने इसके जिस्म से उठती मैसूर कुन खुशबू को अपने हवासों में छाते महसूस किया था। इसके चेहरे पर आई आवारा लटों को कान के पीछे करते शनाया ने होंठ भींचे और इस पर से उठना चाहा, जब बालाज ने इसका हाथ पकड़ते इसे उठने से रोका था। मैंने कुछ पूछा है, तुम जवाब दो मुझे। वो इसे रोकता ढिठाई से बोला तो शनाया ने अब की बार दांत पीसे थे। कोई मौका नहीं छोड़ते आप मेरे करीब आने का। वो इसकी आंखों में देखती कुछ जताने वाले अंदाज में बोली तो बालाज का कहका बुलंद हुआ था। क्या करूं, तुम्हारी नाराज़गी तुम्हारे शोहर को हजम नहीं हो रही। इसने एक हाथ इसकी कमर पर रखते हसार तंग किया और दूसरा हाथ प्यार से इसके चेहरे पर रखा था। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने मत किया करो। मैं जानती हूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी पता नहीं आपके सर पर कौन सा नशा सवार है जो उतर ही नहीं रहा। इसने महसूस किया बालाज की गर्म तपिश भरी सांसें इसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। तुम्हारी गर्दन पर कुछ लगा है। इसने इसका ध्यान भटकाया। शनाया मुंह नीचे करती अपनी गर्दन की जानिब देखने लगी, जब बालाज ने इस बात का फ़ायदा उठाती इसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते एक मोहब्बत भरा बोसा छोड़ा था। शनाया एक पल को साकित हुई। वो दूर हटी और इसी पल बालाद शाह की आंखों में शरारत देखती। वो इसके सीने पर अपने हाथ का मुक्का रसीद करती एक झटके से इस पर से उठती चेंजिंग रूम में जाती बंद हो गई थी। बीबी जी, साहिब जी ने बोला है आप क्यों लेकर जा रही हैं? किचन में खड़ी अंबर शाह मुलाजमा के हाथ से ट्रे लेने की कोशिश करने लगी तो मुलाजमा तंग आकर बोली, क्योंकि इसे बालाज बोल कर गया था वही चाय लेकर कमरे में आए। मैंने तुम्हें कहा है मैं ले जाऊंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रही? इसने बरहमी से देखते ट्रे खींची तो इसी वक्त शनाया किचन में इंटर हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ? बीबी जी, अंबर बीबी जी कह रही हैं वो बालात सर के कमरे में चाय लेकर जाएंगी, लेकिन इन्होंने बोला है मुझे। इसके बताते ही शनाया ने ट्रे अंबर के हाथ से खींची और मुलाजमा को पकड़ाई। आप जाएं चाय लेकर। मुलाजमा चली गई तो वो अंबर की जानिब मुड़ी थी। इस दिन वाला थप्पड़ और वो सब बाथ टब वाला सीन भूल गई हो क्या, जो तुम्हें दोबारा से बालाज के करीब जाने का शौक चढ़ा है? कहा था ना मुझसे मेरी चीज़ों से दूर रहना, मगर तुम्हें आसानी से समझ नहीं आई। वो की ना तो उस निगाहों से इसे देखती इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी तो अंबर शाह फुल फॉर्म में आती इस पर भड़कने लगी। किस खुशफहमी में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है बालाज तुम्हारा है? अच्छा, अगर वो तुम्हारा होता भी तो मुझे क्यों नहीं छोड़ा? शनाया, तुम खुद सोचो, तुम्हारे होते हुए इसने तलाक क्यों नहीं दी मुझे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैंने और इसने ऐसा वक्त गुजारा है जो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। वो कहता है कि वो मुझसे नफ़रत करता है, मगर असल में वो शनाया वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुम खुद ही देख लो, मैंने बेवफ़ाई की, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने झूठे निशान बनाए, इसने तब भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब जानती हो तुम? मैं इसकी पहली बीवी हूँ शनाया, और एक मर्द अपनी पहली बीवी को कभी नहीं भुलाता। पहली मोहब्बत पहली ही होती है जो वो मुझसे करता है। तुम पूछना इससे वो मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहा। देखना इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, और तुम्हारे साथ वो सिर्फ वक्त गुजार रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसे तुम में ज़रा भी दिलचस्पी है? अगर इसे तुम में थोड़ी बहुत दिलचस्पी होती ना शनाया, वो अभी तक तुम्हारे साथ वो सफ़र शुरू कर लेता जो वो मेरे साथ गुजार चुका है। इसकी झूठी बातें शनाया को सच्ची लगने लगी। इसके अल्फाज खंजर की तरह इसके दिल में लगे। इसका वजूद यकदम साकित हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो। गायब दिमागी में सुन होती दिमाग के साथ बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे अंबर की बातें सच लगने लगी थी। अब अगर तुम सच्चाई को भी झूठ समझोगी तो यकीन किस पर करोगी? चलो मान लेते हैं मेरी बातें झूठी हो सकती हैं, मगर क्या तुमने खुद महसूस किया? और तुम्हें देखना, बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा, और तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी। वो मेरे कुर्ब का प्यासा है, इसे एक ना एक दिन मेरे पास लौट कर आना है।
दिल चीरते लफ्ज़ों से बोलती वो खुद को काफ़ी होशियार महसूस करने लगी थी, जब ठीक इसी वक्त शनाया ने अपना हाथ उठाया और एक झटके में खींचकर इसके गाल पर गहरी छाप छोड़ी थी। बकवास बंद करो घटिया औरत, बालाज तुम्हारे नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, समझ गई तुम? सुर्ख होती आंखों से उंगली उठाकर वार्न करती वो अंबर के चेहरे पर धूल उड़ा गई थी। जब इसी वक्त किसी ने मजबूत हाथ से शनाया को अपनी जानिब खींच कर इसका रुख बदला और एक जन्नाटेदार थप्पड़ तेज आवाज़ में इसके चेहरे पर जड़ दिया। वो अचानक से अपने चेहरे पर हाथ रखती नीचे को झुकी। इसका गाल छपाक से सुर्ख हुआ था और धुआं उठने लगा। हाथ कंट्रोल में रखो शनाया, वरना जिस रफ्तार से मारोगी इसी रफ्तार से खाओगी भी। चची जान जहर उगलती नज़रों से इसे घूरती एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली, तो इन्हें यहाँ देखकर अंबर के चेहरे पर तायराना मुस्कुराहट आई थी। आइंदा अंबर पर जुल्म किया या हाथ उड़ाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जाओ यहाँ से। वो इसके शाने पर हाथ रखती इसे आगे की जानिब धक्का दे गई थी। वो किचन के दरवाजे के पास जाकर रुकी। शनाया की आंख से दो आंसू टूट कर गिरे। आज पहली बार किसी ने इस पर हाथ उठाया था, वो भी इसके चेहरे पर। वो भी मरते कदमों से पैर घसीटती अपने कमरे में जाने लगी। दिल तो इसका बहुत चाह रहा था कि वो पलट कर कुछ जवाब दे, मगर हर बार इसकी सोच इस दिन पर जा अटकती जब इसने चची जान को कुछ नहीं कहा था और उन्हें न बात का पतंगड़ बनाकर बालात से कहा था कि इससे माफ़ी भी मांगे। क्या बात है, 2 दिन कमरे में बंद रहने के बाद आप तो बहुत फॉर्म में आ चुकी हैं। और नहीं तो क्या, 2 दिन कमरे में रहकर मैंने बहुत कुछ सोचा है। तू जानती भी है, जब बालात मुझसे बात करने के लिए मेरे कमरे में आया था तब इसके हाथ में क्या था? इनके हनूज अंदाज पर कहने पर अंबर शाह ने ना समझी से अपने सर को झटका दिया था। ऐसा भी क्या था इसके हाथ में? तलाक के पेपर्स थे इसके हाथ में, जो वो तैयार करवा चुका है। अब ना जाने किस वक्त वो तुझे तलाक देकर हवेली से निकाल देगा। क्या चची जान, कह दे आप मजाक कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एकदम अपना दिमागी तवाज़ुन खोने लगी। क्यों नहीं हो सकता, वो तुझे इस दिन तलाक दे देता, मगर ना जाने क्या सोच कर वो कुछ खामोश हो गया था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, वो मुझे छोड़ देगा, मुझे लंदन भिजवा देगा और मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। अब तू कुछ नहीं करेगी, अब जो करूँगी मैं करूँगी। बस तू तीली बनेगी और मैं हर तरफ आग लगाऊंगी। अब बस तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। इन्होंने यकीनन कोई प्लान सोच रखा था, तभी तो इनके चेहरे पर तायराना मुस्कुराहट थी। हवेली के कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, सिक्योरिटी को टाइट करो और अगर कोई भी हवेली में अंदर आया तो मैं तुम सबका अपने हाथों से कत्ल करूंगी। इस लड़की को गौर से देखो, ये लड़की अगर इस वक्त हवेली में किसी भी तरीके से दाखिल हुई और मुझे खबर नहीं हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। मैंने सिक्योरिटी टाइट इसलिए की है कि मुझे एक एक पल की हर वक्त खबर चाहिए। हवेली के तमाम मुलाजमों को अपने सामने खड़ा किए वो इन्हें जरलीन की तस्वीर दिखा रही थी, और अगर मुझे पता चला कोई गद्दारी कर रहा है, मेरी हवेली का कोई मुलाजिम इसके साथ मिला है, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और गुलाम साहिब, आप इस लड़की को पूरे इलाके में तलाश करें और इसे ढूंढ कर मेरे पास लाएं, जिस पर मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। एक एक को वो वार्न करती अपने कमरे में अब अपने कमरे से निकाल चुकी थी। इनका प्लान था अगर जलीन जिंदा भी है तो क्यों ना वो इसे दोबारा से मरवा दें, क्योंकि वो ऐसी चालें चलें जिसमें इनकी सच्चाई भी मंजर आम पर ना आए और सब कुछ नॉर्मल भी रहे। इस वक्त शनाया अपने कमरे में बैठी सिसकियों में रो रही थी। ना जाने क्यों इसने पलट कर जवाबन कुछ नहीं कहा था। फैसला करना मुश्किल था कि वह आंसू किस बात पर बहा रही थी, थप्पड़ पड़ने पर या अंबर शाह की दिल जलाने वाली बातों पर। बेड पर बैठे घुटनों में सर्दी वो लगातार आंसू बहाने लगी जब धीरे से क्लिक की आवाज़ से इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और बालादशाह अंदर दाखिल हुआ। आने वाले की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते इसने घुटनों से सर नहीं उठाया, तो फाइल में नज़र गुआड़ते मसरूफ़ अंदाज से बालाज ने बगैर इसकी जानिब देखे सोफे पर जाकर बैठते अपना लैपटॉप ऑन करते सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन इसमें उतारनी शुरू की। जबकि इस दौरान शनाया की सिसकियाँ बंद हो गई थी। वो रो रही थी मगर अंदर ही अंदर इसने सर उठाने की जहमत नहीं की थी। जब इसे कब से एक ही पोजीशन में बैठे थे इकबाल आज को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तो इसने अपनी जगह से उठ तो वो अपनी जगह से उठता अपना काम छोड़ता इसकी जानिब बढ़ा था। शनाया, बलाज ने जांचते लहजे में से मुखातिब किया तो शनाया ने कोई हरकत नहीं की, जिसे देखकर इसने थोड़ी ऊंची और गंभीर आवाज़ में से दोबारा से मुखातिब किया। शनाया। इस बार भी इसने कोई जवाब नहीं दिया तो अब की बार बलाज ने इसे बाजू से पकड़कर अपना सर घुटनों से उठा इसका सर घुटनों से उठाना चाहा, जबकि शनाया ने इस दौरान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को अंदर धकेला था। फिर जल्द ही चेहरे को फॉर्मल करते खुद ही इसकी जानिब देखा था। क्या है, सोने भी नहीं देते आप? वसीली नज़रों से इसे देखती वो आवाज़ में तलखी लाते बोली थी, मगर इसके लफ्ज़ों के पीछे छुपी नमी को बालाज ने अच्छे से महसूस किया था। इसके चेहरे उठाते ही बालाज की सीधी नज़र इसके चेहरे से टकराई।
यकायक एक पल के लिए वो मबहूत हो गया था। इसने देखा इसके दाएं गाल सुर्ख हुए पड़े थे। इसकी नरम गाल पर उंगलियों के निशान वाजे थे। एक पूरी छाप अब इसके गाल पर बनी हुई थी। ब इसी वक्त इसकी आंखों में दोबारा से नमी दर आई थी। किसने मारा ये थप्पड़? इसकी आवाज़ में न जाने क्या कुछ था। बेतहाशा कहर, दरश्त, इश्तियाल, गीज़ो गज़ब और तुर्की, इन सब को मिलाकर इसकी आवाज़ पैदा हुई थी। इसकी आंखें इस वक्त सुर्ख होती अंगारा हो गई थी। चेहरे पर तैश दर आया था, जिसम में शरारे दौड़ने लगे थे। नाक की नटें फूली थी और माथे पर बेतहाशा बल पड़े थे। कौन सा थप्पड़? कोई थप्पड़ नहीं है। खुद को कंपोज करती वो अपना मुंह नीचे करती, अपना सर नफ़ी में हिलाती झटकने लगी थी। तो इसी पल बालाज ने अपने मर्दाना हाथों में इसका चेहरा थामते इसकी नज़रों अपनी नज़रों में डाली थी। मैंने पूछा, किसने मारा तुम्हें ये थप्पड़? किसकी इतनी जुर्रत जो मेरी बीवी के गाल को सुर्ख करे? इसके लहजे में बेहद कहर आया था। शनाया की आंखों में पानी यकदम से आता मंजर धुंधला गया था। इसने गले में आए आंसू को रिहाई देते बोलना शुरू किया था। आपकी चची जान ने नज़रें झुकाए वो धीमे लहजे में सिर्फ इतना ही बोली, जब बालाज शाह के गुस्से का लावा इसी वक्त फटा था। चलो मेरे साथ। इसकी नाजुक कलाई को अपने मजबूत गिरफ्त में लेते बालाज ने इसे बेड से उतारा तो शनाया ने ताज्जुब से इसे देखा था। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वो मध्यम आवाज़ में बोली तो बालाज बिना इसकी बात का जवाब दिए इसे अपने साथ चलाता, तेज़ तेज़ कदम उठाता, लंबे लंबे डाग भरता इसके साथ चची जान के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। इस वक्त इसकी आंखों में इस कदर गुस्सा था कि वो शनाया के लिए अगले इंसान को चीर फाड़ सकता था। इसकी हालत बिल्कुल दीवानों की हो गई थी। वो क्या करने जा रहा था इसे खुद नहीं मालूम था, लेकिन जितने वो तैश के दाग बढ़ता जा रहा था, चची जान की तो आज वाकई ही खैर नहीं थी। धड़ल्ले से एक झटके में चची जान के कमरे का दरवाज़ा खोलते वो शनाया को लिए अंदर दाखिल हुआ तो इसकी इस अचानक आमद पर कशफ बेगम, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी, एकदम से हड़बड़ाती मोबाइल को ऑफ करती बेड पर सही होकर बैठी थी। बालाज बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? बेड से उठती वो बालाज के चेहरे के खतरनाक हद तक तासुरात को देखती, फिर एक नज़र शनाया पर डालती सारा मामला समझ चुकी थी। आपने शनाया पर हाथ उठाया? इसकी गंभीर ऊंची आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि इसके धाड़ने पर जान का दिल एकदम से मखसूस जगह से हिला था, जबकि बालाज ने पूरी शिद्दत से शनाया का हाथ अपने हाथ में दबोचा हुआ था। बालाज बेटा, वो इन्होंने जहरीली नज़र से शनाया को देखते कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तब बालाज ने इनकी बात काट दी। मैंने पूछा, आपने हाथ उठाया? सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। खून टपकाते चेहरे से अपने जबड़े को भींचते वो एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोला था, जैसे अपने दांतों तले लफ्ज़ों को नहीं बल्कि चची जान को चबा रहा हो। हाँ, फ़कत एक लफ्ज़ में जवाब देती। वो काफ़ी डिढ़ाई से बोली तो इनकी दीदा दलेरी पर बालाज का गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगा था। आपको किसने इजाज़त दी मेरी बीवी को हाथ लगाने की, हाथ उठाने की? इसकी आंखों में मौजूद सुर्खी गहरी होती जा रही थी। चची जान को अपने गले में कुछ अटकता महसूस हुआ था। अगले ही लम्हे वो बहुत जल्द ही खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर गई थी। तुम्हारी बीवी वनी में आई है और वनी में आई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। इस बारे में तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। मुझसे नीची आवाज़ में बात करो। वो उल्टी सी पर बरसी तो बालाज ने अपनी मुठियों को दबोचते अगले ही लम्हे शनाया का हाथ छोड़ते इनकी जानिब कदम बढ़ाए थे। आपको किसने कहा ये वनी में आई है? आप शायद भूल गई हैं, ये लड़की इस घर में मेरी बीवी बनकर आई है और मेरी बीवी पर कोई जुल्म करे ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इनके करीब आते हुए इनके चेहरे पर फनकारा तो इन्हें इसी वक्त बालाज शाह कोई दीवाना लगा था। लाए, इसे तुम बीवी के तौर पर हो, मगर इसकी हैसियत एक वनी की है। तुम भूल सकते हो ये सब कुछ, मगर मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ मैं नहीं भूल सकती। ना जाने कहाँ से लाती थी अपने अल्फाज में वो इतना जहर। चची जान, बार बार एक लफ्ज़ को मत दोहराएं। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप मेरी बीवी पर हाथ उठाएंगी, इसे बातें सुनाएंगी, इससे नफरत करेंगी। इस कल की आई लड़की के लिए तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। कुछ दिन और सही, मगर ये यहाँ से चली जाएगी, मगर हम सब एक साथ रहेंगे, इसलिए बेहतर है तुम मज़ीद बहस मत करो। कहीं नहीं जाएगी शनाया, ये मेरी है और रहेगी। अब से ये हमारी फैमिली का हिस्सा है और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे आपके लिए इतना बेहतर है। बालाज का इसके लिए लड़- बालाज का इसके लिए लड़ना शनाया के जिस्म में सुनसनी दौड़ाने लगा। इसने सोचा भी नहीं था वो इसे इतनी अहमियत देने लगेगा। बालाज, तुम इसे छोड़ दोगे? इन्होंने लफ्ज़ों पर जोर देते हाकमाना लहजे में कहा। मैं शनाया को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे नाम से मंसूब है और अब हमेशा रहेगी। शनाया का दिल धक धक करते बाहर आने को तैयार हुआ। इसने बेख्तियार ही अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा। एक अनजाना सा एहसास था जो इसके पूरे जिस्म में सरायत करने लगा। इसे इस वक्त अंबर शाह की सारी बातें झूठी लगने लगी। ये पहली और आखिरी दफ़ा था जो मैंने बर्दाश्त कर लिया। आंदा मेरी बीवी पर एक खरोंच भी आए तो मैं इस हवेली में कहराम बर्पा कर दूंगा।
मेरे अलावा मेरी बीवी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं लिहाज नहीं करूँगा। इसके लहजे में मौजूद बेतहाशा सख्ती इनको नागवार गुजरी थी, मगर वो फिलहाल खामोश रही क्योंकि जानती थी बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है। बालाचा इनकी बहुत इज्जत करता था, मगर इस वक्त बालाचा इनकी बहुत इज्जत करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी इज्जत इनकी नज़रों में कम हो गई थी। वो हरकतें ही अब ऐसी करने लगी थी कि बालाज भड़के बिना नहीं रह सकता था। एक आखिरी सुलगती निगाह इन पर डाले वो शनाया का हाथ पकड़ता कमरे से बाहर निकला, तो पीछे से जीजान ने अपने गुस्से को जब्त करते अब शनाया को इससे दूर करने का अटल फैसला किया था। सारा दिन इनकी शॉपिंग और शादी की तैयारी में गुजर गए थे। शनाया इससे बात करना चाहती थी, मगर इन दोनों बालाज के पास ज़रा भी वक्त नहीं था, जिसकी वजह से इन दोनों की बात नहीं हो पा रही थी। दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा थी। हमारा बेटा जरलीन हम बेटा हमारी जरलीन कल आएगी ना? ज़रा तरसते हुए लहजे में पूछने लगी, तो बालाज ने इनके कमरे में बेड पर इनके पास बैठते उस बात में सर हिलाया। तो अल्तमिश साहब भी काफ़ी पुरसकून हुए थे। बालाज ने इन दोनों को ये बोलकर नेहान और शाजिल के रिश्ते के लिए राज़ी किया था कि वह जरलीन के बारे में इन्हें कुछ बताएगा। और रिश्ता करने के बाद बालाज ने जरलीन से पूछने के बाद बगैर किसी झूठ के इन्हें सब कुछ बता दिया था। इसने बता दिया था वो इनकी जरलीन है, जिसे वो इतना प्यार कर रहे थे, जिससे इन्हें अपनी बेटी का एहसास हो रहा था। तभी तो वो रिश्ते के लिए राज़ी हुए थे, वरना ज़ारा बेगम तो मान जाती, मगर अल्तमिश साहिब कभी नहीं मानते। बेटा, अब मुझे भी तुम्हारी तरह इसकी हर वक्त फिक्र लगी रहती है। वो अकेली है, इनके घर में कैसे वो कुछ संभालेगी, कैसे बदला लेगी? इनके लहजे में फिक्र वाज़ेह थी। बाबा जान, जब हमें नहीं पता, वो तब भी सब कुछ संभाल रही थी। वो बहुत बहादुर है बाबा जान। वो जानती है इसे कब कहाँ क्या करना है। शुक्र तो इस बात का है कि वो नादान नहीं है, बहुत बहादुर है। वरना अगर वो भोली भाली होती तो कभी यहाँ तक ना पहुँचती। बालाज के लहजे में अपनी बहन के लिए फ़ख्र था, अज़म था, गरूर था। कह तो तुम ठीक रहे हो, मुझे तो बस कल मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ार है। अच्छा हुआ तुमने मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा रख लिया, ताकि इस बहाने हम अपनी जरलीन से मिल लेंगे। ज़ारा बेगम और अल्तमिश साहिब दोनों के चेहरे खिल उठे थे। बालाज की अपनी ममा जान को हक करते इनके रुखसार को प्यार से छुआ था। बाबा जान से मिलने के बाद वो कल के फंक्शन की तैयारियों में लग चुका था। सफ़ेद हवेली में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी, मगर स्याह हवेली में गहरी खामोशी छाई थी, जैसे स्याह हवेली की दीवारें एक दूसरे से रूठ गई हों। मामा प्लीज़ ख़त्म कर दें ये दुश्मनी और नाराज़गी। जब इन लोगों ने अपना दिल बड़ा करके सब कुछ भुलाकर माफ़ कर दिया है, तो क्यों आप अपना दिल छोटा कर रही हैं? क्यों नहीं मान रही? क्या आप नहीं चाहती आपके बेटे को इसकी मोहब्बत मिले? आपका बेटा खुश है? आप ये चाहती हैं कि आपका बेटा खुदकुशी करके मर जाए? ये आखिरी लाइन ब्लैकमेल कर ये आखिरी लाइन ब्लैकमेल करने के लिए मशाइम ने शाहजिल को बोली थी। वो अच्छे से इन्हें ब्लैकमेल करने लगा था। खुदकुशी करे तुम्हारे दुश्मन शाहजिल, तुम्हें पता भी है तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। तुम फिर ये बोलकर मुझे क्यों हर्ट करते हो? हाथ में बैठे तमाम मक्खिन ने इनके चेहरे पर इज़्तिराबी कैफियत देखी थी। तैयारी तो इनकी हो चुकी थी, मगर शास्मीन बेगम की वजह से वो सब अब इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मम्मा आप मुझसे इतना ही प्यार करती हैं, तो मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? मेरी शादी के लिए राज़ी क्यों नहीं हो जाती? मेरे लिए निहान को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? शहज़ल, मुझे समझ नहीं आती तुमने इसमें क्या देखा है? मामा, मैंने जब से इसे देखा है इसके बाद कुछ और नहीं देखा। इनकी बात के दरमियान में बस वो सोच कर रह गया था। और दूसरी बात, वो लोग इतनी जल्दी कैसे राज़ी हो गए? कल तुम लोगों की मेहंदी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आखिर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें शादी की? मम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं? सब तैयारियां हम कर चुके हैं, बस आपकी यहाँ की ज़रूरत है। प्लीज़ मान जाए ना। देखिए, जो आप बोलेंगी मैं वही करूँगा, प्लीज़ मान जाए। फैज़ल का लहजा फरियादी हुआ तो यास्मीन बेगम कुछ सोचने लगी। ठीक है, फिर जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊँगी तुम सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुनने होगे। और जिस दिन मैं बोलूँगी इस दिन मेरे कमरे में सोओगे। जितनी अपनी बीवी को अहमियत दोगे, इससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे दोगे। मंज़ूर है? इन्होंने नो इन्होंने तो बे इन्होंने तो बेशुमार शर्तें रखी, तो मशाइम का दिल चाहा वो इसी वक्त इनके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दे, जो अपने बच्चों को किसी और का तो होने नहीं दे सकती थी। हुँ, ठीक है मॉम। शाज़िल हामी भरी तो कहीं जाकर वो शादी में शमूलियत के लिए तैयार हुई थी। जिस दिन शाज़िल को बेसब्री जिस दिन का शाज़िल को बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन आ चुका था। सहवेली के तमाम अफराद अपनी-अपनी गाड़ियों में सफ़ेद हवेली पहुंच गए थे। इनके घर के अफराद में सिर्फ हमाल का इजाफा हुआ था। हवेली के बाहरी गांव के लोगों का हजूम लगा था, जो सिर्फ बाहर से ही नहीं जो सिर्फ बाहर से इन्हें देख सकते थे। सफ़ेद हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कुछ खास मेहमानों को सिर्फ मदऊ किया गया था। वो सब एक साथ अंदर दाखिल हुए। इनका इस्तकबाल सफ़ेद हवेली वालों ने बहुत अच्छे से किया। हाल के एक हिस्से को काफ़ी यूनिक स्टाइल से डेकोरेट किया गया था।
शाजिल की नज़रें पूरे हाल में घूमती नेहान तक रसाई हासिल करना चाहती थी, जो इसे नज़र नहीं आ रही थी। सब कुछ सब कुछ बेहतर नहीं हुआ था। कहीं न कहीं से हवेली वालों के दिलों में नाराज़गी अभी भी बाकी थी। बालादशाह शाज़िल को मिलने के बाद ज़ावियान की जानिब बढ़ा था। जब वो निहायती महारत से इसे नज़रअंदाज करता आगे की जानिब बढ़ गया था, तो बालाज के होठों पर मुबम से मुस्कुराहट रिंगी थी। फंक्शन का थीम सफ़ेद और पीला था। तकरीबन सब अफराद सफ़ेद और पीले लिबास में मलबूस थे। लड़कियों ने ज़्यादातर पीला रंग ज़ेब तन कर रखा था और इनके बनिस्बत लड़कों ने सफ़ेद। सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। जब मेहमानों को मिल्तीशन आया, जिसने मस्टर्ड कलर के सूट और शॉर्ट शर्ट पर नीचे कचौड़ी चप्पल पहन रखी थी और साथ में सफ़ेद रंग का काला दुपट्टा कंधे पर लटकाए, वो नाजुक सी लड़की इस खूबसूरत लिबास में आसानी से हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन रही थी। बालों की चुटियाँ बनाए और चुटियों में मोतियों के फूल लगाए, चेहरे पर सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में भर भर कर काजल लगाए, वो अपनी खतरनाक आंखों से आज बालाज का कत्ल करवाने का इरादा रखती थी। शाजिल शनाया के पास आया और आते ही नेहान का पूछा, जिसने इसे चुपके से नेहान के कमरे में जाने को कहा था, क्योंकि अभी इसे तैयारी करके कमरे में रहने का हुक्म सादिर किया गया था। धीरे से इसके कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ, तो नेहान ने ड्रेसिंग के सामने बैठे शीशे से अपनी आंखों से पलकों की मोटी बौछार उठाकर शाजिल को देखा। शाजिल ने अंदर दाखिल होते सर तपाओ इसे अपनी मलकियत समझकर इसका जायज़ा लिया। जो सफ़ेद सूट में मलबूस इसे कोई आसमान से उतरी परी मालूम हो रही थी। इसे एक पल को यकीन नहीं आया, सामने बैठी दुल्हन इसकी है। वो इसके लिए तैयार हुई है, वो इसे सच में मिल रही है। अगर ये ख्वाब भी होता तो शाज़िल के लिए बहुत हसीन होता। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, साथ में भारी काम वाला पीला लहंगे का दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़े, मोतियों के फूल और येलो फूलों की ज्वेलरी पहने, पैरों में कुछ साथ, चेहरे पर हल्की सी चमक, आंखों में सफाई से काजल लगाए, होठों पर ग्लोसी लिप ग्लॉस लगाए, वो थोड़ी-सी मेकअप और श्रृंगार में कयामत ढा रही थी। शाज़िल ने इसकी जानिब कदम बढ़ाए और इसकी नज़रें बेख्तियार इसके होठों के नीचे मौजूद तिल पर जा ठहरी। इसने वो मुश्किल नज़रें हटाई, फिर इसकी नज़रें इसके मोतिये की ज्वेलरी पर पड़ी। गजरे क्यों नहीं पहने तुमने? इसके हाथों में अपने भेजे गजरे मौजूद ना देखकर वो तफ़हीमी लहजे में बोला, तो नेहान ने अपनी मोटी-मोटी आँखों से इसे देखा था। अंधे हो क्या? नज़र नहीं आ रहे? पहने तो हैं। नेहान ने अपने हाथ ऊपर करते इसे अपने गजरे दिखाए, तो शाज़िल ने लब कुतरे थे। ये गजरे नहीं, वो वाले गजरे जो मैंने भेजे थे, वो क्यों नहीं पहने? कहाँ हैं वो गजरे? इन गजरों को उतार कर वो गजरे पहनो जो मैंने भेजे थे। शाज़िल ने हुक्मिया लहजे में कहा, तो इसके रूप जमाने पर नेहान ने तिरछी निगाहों से इसे देखते घूरा था। वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। इसने साहब को इसे शाने उचकाए, तो शाज़िल का मुंह बेख्तियार खुला था। क्या तुम पागल तो नहीं हो नेहान? फेंक क्यों दिए? तुम जानती भी हो मैंने ऑर्डर पर खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार करवाए थे। वो अचानक से इस पर भड़कने लगा जब नेहान ने रुख मोड़ते अपना चेहरा इसकी जानिब किया था। तुम चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे इस पर हीरे लगे हों, और वैसे भी क्यों संभाल कर रखती? थोड़ी ना वो फूल मुझे तुम्हारी कब्र के ऊपर बरसाने थे। वो भी तुर्की बतुर्की बोलती हिसाब बराबर कर गई थी। जब शाज़िल का दिल चाहा अपना सर पीट ले। हाँ, हीरे ही लगे थे इस पर। फेंकने से पहले एक बार देख तो लेती। इसके हर फूल के दरमियान में छोटा सा हीरा मैंने फिक्स करवाया था। तुम जानती भी हो, वो कोई मामूली गजरे नहीं थे, वो करोड़ों के बराबर थे और तुमने फेंक दिए। शाज़िल के बताने पर एक पल को निहान हैरान हुई थी। वो पागल था क्या जो गजरों पर हीरे लगवा कर भिजवा रहा था? इसे अफ़सोस हुआ था, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी कैफ़ियत को छुपा गई। हाँ, तो हीरे ही तो थे, फिर क्या हुआ? अब तुम इतना ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि अब फेंक चुकी हूँ मैं तुम्हारे गजरे। इसके लापरवाह अंदाज में जवाब देने पर वो अपना सर पकड़ता कमरे से निकल गया था। पीछे निहान ने इसके दिए गजरे ड्रॉयर से निकाले थे और अगले ही लम्हे अपनी कलाइयों की ज़ीनत बना गई थी। स्टेज पर इनके दरमियान पर्दा लगाया गया था। इसने दोबारा से निहान को नहीं देखा, सब अब रस्म करने लगे थे। अंबर शाह भी अपने कमरे से निकल आई थी। वो चची जान के हमरा खड़ी थी जब शाजिल के साथ बैठे हमाल की अचानक से नज़र अंबर शाह से टकराई, जो बिल्कुल सिंपल खड़ी इसे एक पल को मबहूत कर गई थी। इसने आज से पहले इतनी सिंपल लड़की कहीं नहीं देखी थी, इसलिए बिना पल के झपकाए वो इसे देखने लगा। अंबर को अपने चेहरे पर गर्म तपिश पड़ती महसूस हुई, तो इसने इर्द गिर्द निगाहें घुमाते हमायल को देखा, जो अभी तक इसे ऐसे घूर रहा था जैसे पहली दफ़ा लड़की देख रहा हो। इसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते अंबर ने खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरा था, जब अचानक से हमायल ने अपनी नज़रें इस पर से हटाई थी। जल्द ही मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम पा चुका था। सियाह हवेली वाले वापस लौट गए थे और सफ़ेद हवेली वाले अब फंक्शन के थके हुए अपने अपने कमरों में चले गए थे। रूम में आते ही बालाज ने अपने वाइट कुर्ते पजामे को उतार कर वार्डरोब से अपना आरामदाह सूट निकाला। जब ड्रेसिंग के करीब खड़ी शनाया ने इसे मुखातिब किया था,
बालाज मेरी बात सुने। अपने बालों को आज़ाद करने के लिए चुटिया को खोलती वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। तो बालाज वाशरूम जाने का इरादा तर्क करता इसकी जानिब बढ़ा था। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अपने हाथों में पकड़े कपड़े को वो बेड पे उछालते, शनाया के बालों को हाथों में पकड़ते, इसकी चुटिया खोलने शुरू की थी। तो शनाया ने शीशे से इसे देखते अपने हाथ नीचे की जानिब किए थे। आपने अपनी चची जान से ज़्यादा अहमियत मुझे क्यों दी? शनाया के जहन में घूमता कब का सवाल आज इसकी ज़बान पर आ गया था। तो बालाज ने बिना सोचे इसे शानदार जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हो। वो मीठे रस घोलते लहजे में बोला। तो शनाया ने ताज्जुब से इसके चेहरे को देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो क्या वो वाकई इतनी अहमियत की हामिल है। आप मेरे लिए इनके खिलाफ क्यों गए? शनाया ने दोबारा से सवाल किया। तो बलाज ने इसकी पूरी चुटिया खोलते अब ड्रेसिंग से बुरश पकड़ते इसके बालों में करना शुरू की थी। तुम बलाज शाह की बीवी हो, कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम्हारे लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। वो साफ गोई से बोला। तो शनाया के इर्द गिर्द रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। इसे शनाया के लिए अपनी फीलिंग्स का इल्हाम हो चुका था, और अब वो चाहता था वो शनाया को मज़ीद बदगुमान किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात बताए। आपने ये भी बोला था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो सवाल पर सवाल करने लगी। वो अपने लिए आसानी पैदा कर रही थी, ताकि समझ सके कि बलाज के लिए इसके लिए ताकि समझ सके कि बलाज के इसके लिए क्या एहसासात हैं। हाँ, तुमसे निकाह इसलिए नहीं किया था कि तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि तुम बालाज शाह के नाम से मंसूब हो और हमेशा रहोगी। ये एकदम से आप मॉन्स्टर से इंसान कैसे बन गए? शनाया ने शकी निगाहों से इसे देखा। जब बालाज के संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट की रमक दौड़ी थी। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है। इसका इजहार मोहब्बत एक पल के लिए शनाया के पैरों तले से ज़मीन खींच गया था। वो चंद सानी के लिए धक रह गई। इसकी आंखें फैली थी। इसने बेयकीनी से बालाद शाह को घूरा। इसे यकीन नहीं आया था, गोया जो बालाद शाह ने अभी बोला है वो सच है। दोबारा बोलिएगा। हैरत में डूबी आवाज़ में इसने बालाज को दोबारा से मुखातिब किया। तो इसने मुस्कुराते हुए दोबारा से जवाब दिया। एक पल को तो वह इसकी मुस्कुराहट में ही खो गई थी, जो फ़कत 1 मिनट के लिए थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है शनाया। बालाद शाह तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। इस बार इसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में इस पर अपनी मोहब्बत का इंकशाफ किया। तो शनाया का दिल चाहा वो इसी लम्हे इस पर मर मिटे। शनाया तो फसूखेज़ी में डूब गई थी। इसके चेहरे पर नए ही रंग बिखरे थे। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब इसे अपने हवासों में गुम होते देख वो बेड से अपने कपड़े पकड़ता, इसे हैरत में छोड़ता, वॉशरूम में जाता बंद हो गया था। जबकि शनाया को इससे इतनी जल्दी इजहार मोहब्बत की उम्मीद नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि वो इतने साफ लफ्ज़ों में इजहार करेगा। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।